अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा पर सबसे अहम प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा से जुड़े हुए उन मामलात को आपके सामने रखते हैं जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर कनाडा की खबरों की जीनत बने रहे। लेकिन एक मामला ऐसा भी है जो इंटरनेशनली अपनी एक बहुत बड़ी इमेज रखता है और वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि अमरीकी सदर के इंतखाबात पूरी दुनिया पर अपने बड़े गहरे असरात रखते हैं, चाहे एशिया हो, यूरोप या फिर कनाडा जैसा मुल्क ही क्यों ना हो। और कनाडा, जहां पर कैनेडियन गवर्नमेंट और कनाडा में मौजूद लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के क्या नताइज होंगे, आया कि डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो पाएंगे या फिर जो बाइडन मैदान मारेंगे, और यह कांटेदार मुकाबला क्या नतीजा पैदा करेगा, क्योंकि इससे कबल डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडन की जानिब से वाज़े तौर पर अपनी एक तकरीब में यह कहा गया, जो कि सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक तकरीब थी, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो कनाडा के साथ मुआहदे हुए हैं उन मुआहदों को असर नौ देखा जाएगा, जिसमें कभी इम्कान यह पैदा हो गया कि हो सकता है कि कनाडा के साथ होने वाले मुआहदों पर नजरसानी भी की जाए, और नजरसानी करने के साथ साथ अगर कोई मुआहदा रुक जाता है तो कैनेडियन हुकूमत जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से पहले ही मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है, वो कोई नई मुसीबत और नई मुश्किल में ना आन पड़े। लेकिन अभी ये मामला बहुत पहले ये तस्वुर किया जा रहा है कि जब तक सदारती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज ना आ जाएं उस वक्त तक कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज ही आज कनाडा हाइलाइट्स का पहला मौजू है, और इस वक्त के जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो बाइडन आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और इससे कबल कुछ ऐसे भी वाकयात रूनुमा हुए हैं जिसमें इस किस्म की चीज़ें देखने में आई हैं। मिशिगन सिटी जो कि अमेरिकन स्टेट है, वहाँ पर इस किस्म का वाकया रूनुमा हुआ और एतराफ़ भी किया गया काउंटी क्लर्क कैरोलिन विल्सन की जानिब से, जब उन्होंने कहा कि 15,371 वोट्स थे और बाय मिस्टेक उन्होंने 1,53,371 कर दिए, एक जीरो का इजाफा हो गया था, और 20 मिनट बाद इसको सही किया गया, क्योंकि इन 20 मिनट के दौरान सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन के हामियों ने भौचाल खड़ा कर दिया था, और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि इतने ज्यादा वोट्स बढ़ जाएं अचानक से। तो इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के हामी, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि धांधली के इल्जामात सिर्फ इल्जामात नहीं है बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी है। इस किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं कि पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बावजूद पोल्स क्यों हुए हैं और क्यों इजाफा देखने में आ रहा है, गिनती जो है वो एक जगह पर आकर क्यों नहीं रुक रही और नताइज को क्यों रोका गया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की जानिब से जो इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि जो बाइडन अब तक आ गए हैं, लेकिन उन्होंने भी जीत का बाकायदा ऐलान नहीं किया जब तक हतमी नतीजा सामने नहीं आ जाता। अमरीकी सदारती इंतखाबात पर मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन हम इसमें दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिसको कंसीडर करेंगे, और उसमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि इन इंतखाबी नताइज के क्या असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान और जनूबी एशिया के खित्ते पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, और हम कंडीशनली बात करेंगे, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं तो पाकिस्तान पर उसके क्या असरात पड़ेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के खित्ते पर। और इसी तरीके से अगर जो बाइडन मुंतखब हो जाते हैं तो डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज ओबामा दौर में रही हैं, क्या वही तसलसल अपना जारी रखेंगी, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनके बरक्स कुछ इस किस्म की हार्श पॉलिसीज आएंगी जो पूरी दुनिया के लिए मुनासिब ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने राब्ता किया है। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं और डिप्लोमेटिक अफेयर्स में अपना एक काफ़ी वसी तज्जिया और तजुर्बा रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड सीनियर एनालिस्ट कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हैं? नताइज अभी तक वाज़े तौर पे सामने नहीं आ सके, और जनूबी एशिया और पाकिस्तान के खित्ते पे इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर साहब आपके सवाल का। आजकल सब दुनिया में, पूरी दुनिया में इसी सवाल के जवाब की तलाश जारी है कि नेक्स्ट सदर कौन बनेगा अमेरिका का। अभी तक जो नताइज मौसूल हुए, इसमें जो बाइडन साहब ने 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ 6 वोट मिलने के बाद वो लाइन अबूर कर लेंगे और वो सदर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जितने रिजल्ट्स आने बाकी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
और 99.9% चांसेस यही है कि जो बाइडन साहब नेक्स्ट सदर होंगे अमेरिका के। ट्रम्प साहब के फेलियर के बहुत सारे अवामिल हैं, ख़ास तौर पर जो 4 साल इनके गुजरे डोमेस्टिकली उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा और इंटरनेशनली भी उनकी कोई ख़ास कामयाबियाँ नहीं हुई। डोमेस्टिकली मैं समझता हूँ जो पेंडेमिक में जो उनकी कारकर्दगी थी और जिस तरीके से बात हुई और एक पैनिक क्रिएट रहा, अमेरिकन परेशान रहे, मैं समझता हूँ वो लोगों के जहनों पे बिल्कुल ताज़ा है और वो उसकी वजह से उनके लिए वोट नहीं कर सके। दूसरा वाक़या जो सियाफाम अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन या एशियन अमेरिकन, जिनके ख़िलाफ़ स्टेट के जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका जो रवैया है, जिसके नतीजे में वो एक अफ्रीकन अमेरिकन मारा गया, उसके बाद हंगामे रहे और सारा मुल्क जो था वो एक टेंशन में रहा, वो भी एक ताज़ा बात है और लोगों के जहनों में थी। और तीसरी बात इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो जो उनका वादा था कि फ़ौज को इलेक्शन से पहले बुलवा लूँगा मैं, उसमें भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई और एक तरीके से जो पीस प्रोसेस पाकिस्तान ने उनका साथ दे के शुरू कराया था उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त अभी तक हुई नहीं है जिसके नतीजे में वो कोई कामयाबी क्लेम कर सके। और साथ साथ फिर चाइना ने एक बड़े अरसे के बाद ये डिसाइड किया कि इंटरनेशनल एरिना में उसका जो एक किरदार है, एक बहैसियत P5 वीटो पावर के बहैसियत एक बड़े मुल्क के, वो अब उसको प्ले करना चाहिए। और ये यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिकन की जो यूनिलैटरिज्म थी उसको चैलेंज किया, CPEC बना, वो वन बेल्ट वन रोड है, BRI इनिशिएटिव है, ये कई चीज़ें थी जिसकी बिना पर पूरा इंटरनेशनल एरिना था वो हिल गया और अमेरिकन्स जो है वो इंडिया के साथ खड़े होके एक तरीके से अपने आप को आइसोलेट करने लगे। सो इंटरनेशनल एरिना में भी ट्रम्प साहब की कोई कामयाबी नज़र नहीं आती, तो इस वजह से उनको ये वोट नहीं मिले और ये एक तरीके का पहले से अंदाज़ा था कि हाँ वो नहीं जीत पाएंगे। अब आ जाइए पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से। मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी बराबरी पर नहीं मुनहसर थे और जिसकी वजह से कुछ हमारी अपनी जो लीडरशिप थी उनकी भी कोताहियाँ थी, उनकी भी गलतियाँ थी, उनकी भी मजबूरियाँ थी या उनको मैनिपुलेट किया गया। और साथ में अमेरिकन ने भी आपको कई दफ़ा बड़े तंग वक्त में आपको धोखा दिया। तो बहरहाल अब सिचुएशन वही रहेगी, जो बाइडन आ जाए तब भी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस वही रहेंगे। ट्रम्प साहब थे वो भी वही रखेंगे क्योंकि उन्होंने अभी जैसे कहा कि उनका जो डिफेंस पैक्ट है इंडिया के साथ वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे जो बाइडन आ जाए चाहे वो आते। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सदर बनता है। वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ज़ायनिस्ट लॉबी है और स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट है जो पॉलिसीज़ मुरतब करते हैं और उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके साथ उन चीज़ों पर कामयाब एग्री करता है कि हाँ हम काम करेंगे, उनको फिर वो सपोर्ट हासिल होती है और वो बन जाते हैं। हालांकि बज़ाहिर हम लोग बड़े तारीफ़ करते हैं, जो डेमोक्रेसी है और बड़ा उम्दा वोट जो पिछले दफ़ा भी हमने देखा था किस तरीके से उसमें शक व शुबहात पैदा किए गए और किस तरीके से ट्रम्प साहब जीत गए। पहले देखिए जाके जो बुश साहब के साहबजादे थे, जब उनका भी कोर्ट में केस गया, कोर्ट्स के ज़रिए से आने के बाद फिर उनको वो सदारत मिल गई सेकंड टर्म की। तो कोई क्लियर कट बड़ी आइडियल किस्म की चीज़ जो आपके सामने पेश की जाती है डेमोक्रेसी की और फ्रीडम ऑफ प्रेस की, और ये सब ये ढोंग है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब ऐसे ही चलता है, वहाँ पर भी चलता है। तो वहाँ पर जो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो
आप उनको कह सकते हैं, वही पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बनाते हैं। जो लोग इसके साथ करने को तैयार होते हैं वो उनको सहूलियात मिल जाती। तो इस दफ़ा इनकी ट्रम्प साहब की कारकर्दगी भी कुछ नाक़िस रही, और जो उनसे चीज़ें करना चाहते थे वो सही तरीके से नहीं कर पाए। तो इस दफ़ा वो जो स्विंग वोट जिन स्टेट्स में होता है हमेशा, उसका उस तरीके से उन्होंने हुआ कि वो इनके फेवर में आ गया बाइडन साहब के, और ये सदर बन जाएंगे। सो पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ख़ुद सोच समझ के अपनी पॉलिसी बनानी है। हमने जो चाइना के साथ CPEC का माहदा किया हुआ है, जो चाइना के साथ हम खड़े हैं और जिससे टर्की के साथ हम चल रहे हैं, हमें अपना पावर ग्रुप बनाना है। और इनकी इस तरह की जो मैनिपुलेशन है, इस तरह की जो प्रेशराइजेशन है, उसको नलीफाई करना है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े क्लियर कट पॉलिसीज़ बनाई है, बड़ी क्लियर कट इकानमी पॉलिसी है। और जो वक्त गुजरेगा आपकी इकानमी जो है बेहतर होगी, आपकी डिपेंडेंस कम होगी, तो यू विल बी एबल टू मेंटेन अ वेरी इंटरनेशनल पोजीशन बना के रखेंगे, और उनकी पर इतना इन्हसाद नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब, आपने प्राइम कनाडा न्यूज़ को वक्त दिया और कनाडा हाइलाइट्स में आपने अपना तज्जिया सामने रखा। इसी हवाले से मज़ीद ये जानना भी ज़रूरी है कि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ओवरऑल जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका है, धांधली के इल्ज़ामात और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की इस जंग में खुद अमरीका के लिए क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं, और दूसरी जानिब आने वाले दिनों में अमरीका पूरी दुनिया के लिए किस हद तक चैलेंजेस का बाइस भी बन सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब नहीं होते या जो बाइडन मुंतखब हो जाते हैं, तो क्या आसानियां पैदा हो सकती हैं। ये वो सवालात हैं जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान से सीनियर एनालिस्ट हैं नईम तालिब साहब। उनसे मजीद जान लेते हैं कि वो इस पर अपना क्या तज्जिया रखते हैं। जी नईम साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखें, जहाँ तक आपने धांधली की बात की है, तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि US इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। अगर आप पास्ट के तमाम इलेक्शंस उठा के देखें, चाहे वो 2016 का इलेक्शन हो या उससे पहले के जितने भी इलेक्शंस हैं, तो मेरे ख्याल से धांधली के इल्ज़ामात पहले कभी नहीं लगे। और जिस तरह अभी ट्रंप ने कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाएंगे, तो अगर वो कोर्ट जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक लेंथी प्रोसेस है, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा ऐसा है कि एशिया के बारे में, तो मेरे ख्याल से एशिया में भी अगर जिस तरह के जो बाइडन किसी हद तक जीत चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है। ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने भी यही बयान दिया है कि जो भी इलेक्ट होगा उनके साथ तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रंप के टेन्योर को देखें तो वो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान टेन्योर था, और उसमें ज़्यादातर उनका झुकाव जो था वो इंडिया की साथ था, उनके साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं। तो जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना के साथ भी ट्रंप का जो पूरा टेन्योर है वो कशीदगी में गुजरा है, और चाइना भी जो है वो जो बाइडन को ही वेलकम करेगा। तो इस जो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है मेरे ख्याल से अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मिडिल ईस्ट में ईरान है, क्योंकि अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं, ट्रंप ने भी और जो बाइडन ने भी, कि ईरान जो है वो इंटरफेयर कर रहा है इलेक्शंस में। तो मेरे ख्याल से इससे पता चलता है कि जो ईरान है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने कहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे जो बाइडन इक़्तिदार में आए या ट्रंप इक़्तिदार में आए। लेकिन हकीकत यह है कि जो ट्रंप थे उनकी जो पॉलिसी थी वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी थी, और ईरान भी यही चाहेगा और वेलकम करेगा मेरे ख्याल से जो बाइडन को, कि वो इक़्तिदार में आएँ, और उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो यकीनन ट्रंप के कंपेयर थोड़ी बेहतर होंगी, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी थी वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम पॉलिसी थी और वो इजराइल को स्ट्रेंथन कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चेंज एक्सपेक्टेड है अगर जो बाइडन आते हैं, तो अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी। और ख़ुद अमेरिका में आपको पता है कि जो इकॉनमी है वो बड़ी डिस्टर्ब है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद से, और कोरोना वायरस से पहले भी जो वहाँ पर पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा थी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मेरे ख्याल से है वो अभी 8.9 है। तो मेरे ख्याल से अभी जो बाइडन है अगर वो आते हैं
तो अमेरिका के अंदर भी और बाहर भी पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की सियासत है उसमें एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम तालिब साहब, आपने प्राइम कनाडा न्यूज़ को वक्त दिया और कनाडा हाइलाइट्स में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से अपना तज्जिया रखा। नाज़रीन, अब हम अपने दूसरे मौजू की जानिब बढ़ेंगे जो इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है, और वो है पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा। कनाडा के अंदर इस किस्म के कुछ वाक़यात ऑब्जर्व किए गए हैं जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में पेश आए हैं, जिसमें सबसे अहम वाक़या हैलोवीन नाइट पर पेश आया, जब एक शख्स ने, जनूनी शख्स था वो, और उसने 2 अफराद को कत्ल किया, 5 अफराद को उसने ज़ख्मी भी किया, और उसके पास एक तेज़ धार आला यानी एक चाकू या एक बड़े साइज़ का चाकू जिसे तलवार कहा जाता है वो उसके पास मौजूद था। क्यों उसने ऐसा किया, इस हवाले से तहकीकात होना बाकी है, लेकिन फ्रेंकोइस लॉगॉट जो कि प्रीमियर हैं क्यूबेक के, और उनकी जानिब से बड़ा अहम इकदाम किया गया, और वो इकदाम उन्होंने ये लिया कि उन्होंने सोचा कि मेंटल हेल्थ डिजीज़ और इस किस्म के डिप्रेशंस और इस किस्म के वाक़यात जो कि कोविड-19 की वजह से लोगों को जहनी इंतशार का बाइस कर रहे हैं, इश्तियाल उनमें पैदा कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल किया जाए। और बजट का एक खतीर हिस्सा उन्होंने इस हवाले से मुख्तस किया है ताकि आने वाले दिनों में मजीद लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी रूनुमा ना हो। ये एक साइड की स्टोरी है। दूसरा वाक़या इसमें यह भी है कि ऑनसेट ट्रेनिंग सेंटर में इसी किस्म का वाक़या पेश आया है, जहां पर छुरियों के हमले के नतीजे में ट्रेनिंग सेंटर को खाली तो करवाया गया, लेकिन एक 18 साल का शख्स ज़ख्मी हो गया। और इस मुश्तबा शख्स के बारे में, हमलावर के बारे में इब्तदाई इतलाती मिली है कि वो सियाह फाम था, मास्क उसने लगाया हुआ था। इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, अभी तक वाज़ेह तौर पर पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ नहीं अपनाया जा सका है, पुलिस इसकी तलाश में है। एक और वाक़या पेश आया था जो कि एक नफ्सियाती अस्पताल में रूनुमा हुआ, और वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहते हैं क्योंकि नर्सिंग एसोसिएशन की तर्जुमान की जानिब से बात कही गई थी कि इस किस्म के वाक़यात तसलसल का बाइस बन रहे हैं और लोगों की अमवात का भी सबब बन जाते हैं। वहाँ एक शख्स ने दूसरे ज़ेर इलाज शख्स का गला घोट कर कत्ल कर दिया था। ये जो इश्तियाल अंगेज़ी है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत संजीदगी से सोच रही है। प्रीमियर लिगॉल्ट जो हैं उन्होंने इस हवाले से तजवीज़ करदा बजट के मुताबिक ऐलान भी किया। लेकिन फ्रांस में होने वाला गुस्ताखाना खाकों का वाक़या भी किसी हद तक इस इश्तियाल का बाइस बन सकता है, अगर वहाँ पर भी इस किस्म का वाक़या किसी मुसलमान की जानिब से कोई इकदाम लिया जाता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को इस हवाले से भी सोचना होगा और उन्हें आगे चलकर जो है ऐसे कवायद व ज़वाबित मुरतब करने होंगे ताकि कोई भी मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी का वाक़या कनाडा के अमन को सुबताज ना करे। लोगों की भी इसी हवाले से यही राय है। लेकिन जो रात को, हैलोवीन की रात को जो वाक़या पेश आया, उस वाक़े के हवाले से जो अपडेटेड स्टोरी है वो ये है कि उस शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और सीगा राज में रखा गया है बहुत सारी चीज़ों को। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि इस शख्स पर फर्द जुर्म आयद करने के साथ साथ इस किस्म के वाक़यात दोबारा पेश ना आए, पुलिस को मजीद सख्त इक़दाम लेने की हिदायत भी की गई है। कनाडा हाईलाइट्स की अब हम तीसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे जो कि क्यूबेक से रेलिवेंट है और बड़ी ही अहम है। सेक्युलरिज्म कानून के मुकदमे की समाअत जारी उसारी है और इसमें जो बिल नंबर 21 है वो इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उसमें अक़लियती बिरादरियों की जानिब से उसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मजहबी अलामतें पहनना, जिस तरीके के मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से स्कार्फ को लिया जाता है, उस स्कार्फ को नापसंदीदा करार दिया गया है। लेकिन इस पर मुख्तलिफ लोग अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, थिंक टैंक्स भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और सबसे अहम रिपोर्ट जो अब तक मंजर आम पर आई है वो स्टीफनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की जानिब से तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि ये जो सरकारी असातिज़ा हैं, जो मुलाजमीन हैं, मजहबी अलामतें पहनने से उन्हें मना किया गया है जो कि अक़लियती ग्रुप्स के ऊपर और उन ग्रोहों के ऊपर जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन पर अपना एक मनफी रवैया छोड़ सकती हैं। और इस कानून के हामी जो कि आम तौर पर बिल 21 की इंडिकेशन से उन्हें पॉइंट आउट किया जा रहा है, उनका ये ख्याल है कि मजहबी अलामतें मुतासर कुन नौजवान तलबा को ये पैगाम देती हैं कि सूबे में वसी पैमाने पर मुश्तरका इक़दार के हम मनाफी हैं। हिजाब की नापसंदीदगी का मामला एक तरफ है, लेकिन ये मामला इस वक्त ये है कि सेक्युलरिज्म का कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी मज़हब या किसी भी सकाफ़त से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपनी मजहबी अलामत को इस तरह से वाज़े ना करे कि वो दूसरों को ये पैगाम दे रहा हो कि वो भी उसके मज़हब या उसकी सकाफ़त का हिस्सा बन जाएं। इस वक्त ये डिबेटेबल मौजू है और इस वक्त इसकी जो समाअत है वो जारी उसारी है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या फ़ाइनल होगा, लेकिन अब तक
बिल 21 जो है इस बात को फाइनलाइज कर रहा है कि हेड स्काफ जो है वो तलबा के बारे में ख़ास आलमी नज़रिए को परवान चढ़ाता है, और दूसरी जानिब जो असातिज़ा कराम हैं वो इस हवाले से अपनी दीगर राय रखती हैं और वो ये समझते हैं कि इस किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं है। और जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था या जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था वो स्टीफन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस डी की तैयार करदा रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र से असातिज़ा के होने वाले फ़वाइद के बारे में एक वसी इल्मी इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है। और उनके मुताबिक बिल 21 मुमकिना तौर पर मुतादिद असातिज़ा को क्यूबिक के सरकारी स्कूल के निज़ाम में काम करने से उनकी हौसला शिकनी करेगा, यानी असातिज़ा जो हैं बिलखुसूस ख़वातीन असातिज़ा वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देंगी। और गुज़िश्ता समात पे एक टीचर ने ये वाज़ेह भी तौर पे कहा था कि वो एक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और जब वो इंजीनियरिंग सेक्टर में गई तो इसी मजहबी अलामत की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिली और फिर वो टीचर बन गई। अब जब वो टीचर बनने के बाद अपने प्रमोशन लेवल पर पहुँचती हैं तो वो प्रमोट नहीं हो पा रही इस मजहबी अलामत के कानून के मजहबी अलामत आप जाहिर ना करें बिल 21 की वजह से। यही डिबेटेबल चीज़ है और देखना यह है कि इसमें अदालत क्या अपना फैसला सुनाती है। चौथा और अहम मौजू जो कि कनाडा में मुकीम तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है। कोविड-19 की वजह से कनाडा की जहां मईशत मुतासर हो रही है, वहीं कैनेडियन गवर्नमेंट जो है मजीद इकदाम कर रही है कि इस वबा पर कैसे काबू पाया जाए। इसी हफ्ते में एक बड़ी अहम खबर ये आई कि डॉक्टर थेरेसा टॉम की जानिब से ये बात सामने आई है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 3 लेयर वाला मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि WHO की जानिब से भी ये हिदायत दी गई हैं। और अब कनाडा अपने तमाम तर इंतज़ामी उमूर में जो SOP अपना रहा है उसमें 3 लेयर वाले मास्क को लाजिम व मलजूम करार दे दिया गया है। इस वक्त तक अगर मैं सिर्फ क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में कोविड-19 के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1029 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक क्यूबिक में 1,09,918 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बदकिस्मती से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,350 पर पहुंच गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर सिर्फ क्यूबिक के अंदर ही एक हफ्ते के अंदर 38 अफराद की हलाकत रूनुमा हुई है, जिसमें से 33 हलाकतें ताज़ा आदाद-ओ-शुमार में शामिल हैं। 81 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो कि कहा जा रहा है कि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं और उनकी हालत ख़तरे में है। तो मजीद ये वबा अपने आप को परवान चढ़ा रही है। लिगॉल्ट की जानिब से, प्रीमियर लिगॉल्ट की जानिब से 4 हफ्तों की तौसी की गई है और ये तौसी हुई है लॉकडाउन में और अब 23 नवंबर तक लॉकडाउन वाली पोजीशन रहेगी और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। समाजी फासले को बरकरार रखना होगा। साथ ही ये भी बताता आपको चलूं कि जो लोग प्राइवेट गैदरिंग्स कर रहे हैं, स्पेशली मॉन्ट्रियल में इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, उस पर सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने 83 अफराद की प्राइवेट गैदरिंग पर, जो कि गैर कानूनी गैदरिंग थी, जहां समाजी फासले का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया था और उस गैदरिंग के हवाले से ये भी इतलात हैं कि वहां पर मुनशियात का इस्तेमाल हुआ था, वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और हर फर्द पर $5-5 हज़ार का जुर्माना आयद किया है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये वबा उनकी जान के लिए और वबा फैलाने में जो लोग अपना किरदार अदा करेंगे उन लोगों के लिए सख्त किस्म के जुर्माने मौजूद हैं। तो इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट जहां मुआशी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने के लिए कोशा है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि वो अपने इस निज़ाम को, सेहत के निज़ाम को बेहतर करें और बेहतर करने के लिए थेरेसा टॉम की क़यादत में प्रीमियर लिगॉल्ट की जानिब से भी इकदाम हो रहे हैं। मेयर भी जो हैं हर स्टेट के अपनी अपनी जानिब से इकदाम ले रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और जहाँ लापरवाही हो रही है वहाँ पुलिस भी एक्शन ले रही है और वो मज़ीद वहाँ पर इकदाम करते हुए जुर्माने आयद कर रही है। आज कनाडा हाइलाइट्स में हमने इन 4 अहम मौज़ूआत को आपके सामने रखा है और उम्मीद करते हैं कि कनाडा की मज़ीद मुआशी खुशहाली और बेहतरी के लिए कनाडा में मौजूद लोग अपना किरदार अदा करेंगे। कोविड-19 की सूरत हाल को चैलेंज समझते हुए अपने लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करेंगे, प्लस ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट भी उन लोगों का ज़रूर साथ देगी जो कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से, जिनकी हमेशा निशानदेही की जाती है, यानी छोटे कारोबार करने वाले लोगों का, और उसमें जो एक ऑडिट का कानून बनाया गया है और ये कानून इसके हवाले से कहा गया है कि इसे जून 2021 तक मुलतवी कर दिया जाए और इस पर जो है कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना एक बड़ा अहम किरदार भी अदा किया है और वो इसीलिए किया है ताकि लोगों को मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके और कैनेडियन गवर्नमेंट को मजीद मुआशी बोझ का सामना ना करना पड़े। तो आज कनाडा हाईलाइट से अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।